हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक जिसका नाम है टॉरिशली लॉ ऑफ इफ्लक्स। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को अपन शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ये आपका इफ्लक्स है, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, आपका आउटफ्लो। मतलब लिक्विड का किसी कंटेनर से या किसी आपकी ब्लॉक मतलब पैक्ड बॉडी से बाहर की तरफ फ्लो करना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया जिसमें लिक्विड आपका कितना फिलअप है, यहाँ तक फिलअप है, और इसमें मैंने क्या कर दिया, एक होल कर दिया। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक होल कर दिया। ठीक है, अभी इस लिक्विड की हाइट कितनी है, सरफेस से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो तो है y2। सरफेस से लेके इसकी ओपनिंग तक की हाइट है मेरे पास y1, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की रिमेनिंग हाइट है वो है आपके पास h। अब आप यहाँ पे दो फेस मान रहे हो, एक तो आपने यहाँ पे ये वाला फेस बना जिसको आपने क्या बोला, एक दो पोर्शन कर लिया अपन ने इसके, है ना। एक को तो अपन 1 बोल रहे हैं और दूसरे को अपन क्या बोल रहे हैं, 2 कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला, जो पहला वाला पोर्शन है उसका जो एरिया है वो कितना है, A1 है, और ये जो दूसरा वाला पोर्शन है इसका एरिया कितना है बच्चों, A2 है। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या बात करी, यहाँ पे जो आपको रिमेनिंग ये वाला सरफेस है, ये जो बचा हुआ है, ये आपकी बेसिकली क्या है, एयर प्रेशर है। ठीक है, मतलब आपने कोई कंटेनर लिया जो कि कहाँ तक फिल है, यहाँ तक फिल है, रिमेनिंग में आपकी क्या कर रही है, एयर आपके इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है। एयर की वजह से जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगेगा वो कितना लग रहा है, P आपका प्रेशर लग रहा है। और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे P1 है, जो कि आपका क्या है, P है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब लिक्विड आपका इस कंटेनर से बाहर आएगा तो उस पर कौन प्रेशर लगाएगा बच्चों, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा, जो कि अपन ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा है। अब काफ़ी बच्चों के मन में सवाल आता है, सर यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर भी तो एयर होती है। नहीं, कंटेनर के अंदर जो प्रेशर लगेगा उसे अपन एयर प्रेशर कहेंगे, और जो कंटेनर से बाहर आ जाएगा उसे अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन कह रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो A1 V1 है वो आपका किसके बराबर होता है, A2 V2 के बराबर होता है। तो मैंने क्या करा, A1 V1 को मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन और वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पोर्शन को किसके बराबर कर दिया। अच्छा, और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये लिक्विड जो है छेद करने पे आपका इससे बाहर आता है वो कितनी वेलोसिटी से आता है, V1 वेलोसिटी से आपका आउटफ्लो करता है। ठीक है, अब मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या करा, A1 V1 की वैल्यू किसके बराबर कर दी, A2 V2 के बराबर कर दी। और यहाँ से मैंने V2 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कितनी आएगी, आप क्या करोगे, A2 को किसके नीचे भेज दोगे, A1 के नीचे भेज दोगे, तो वैल्यू कितनी आ गई, V2 इजिकल्स टू A1 डिवाइडेड बाई A2 V1। ये आपके पास क्या आ जाती है, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे क्या करा, ध्यान से देखो, जब मेरे पास क्या हो, A2 आपसे किससे ज़्यादा बड़ा हो, A1 से ज़्यादा बड़ा हो, मतलब A2 की वैल्यू आपकी क्या हो, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। कहने का मतलब ये, अगर छोटा सा डायग्राम बनाए अपन, ये आपके पास कंटेनर है, आपने क्या करा, कंटेनर के अंदर यहाँ पे होल कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, पानी इसमें से निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। ठीक है, अब एक केस ऐसा आएगा जब पानी, जो आपको वाटर या जो भी लिक्विड है ना, इसके नीचे आ जाएगा, मतलब इस होल को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा। तो तब आप ये वाला पोर्शन देखो, पहला वाला, और ये वाला पोर्शन देखो आप, दूसरा वाला। तो एरिया जो होगा वो सेकंड वाले पोर्शन का ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। तो ये अपन वो वाले केस की बात कर रहे हैं कि जब अपन किसी कंटेनर में होल कर रहे हैं और कंटेनर क्या होल से नीचे आ जाए, मतलब जो आपका लिक्विड का लेवल है वो तो क्या हो, कम हो, और जो फ्री स्पेस है आपके पास क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो। तो उस केस को अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने बोला है कि जो A2 की वैल्यू है वो आपकी क्या है, किससे बड़ी है, A1 से आपकी ग्रेटर देन है। ठीक है, तो उस केस में अब आप यहाँ पे देखो, जब आपका जो लिक्विड है या आपको जो भी आपका यहाँ पे लिक्विड है, जब वो आपका इस होल से नीचे आ जाएगा तो वो कैसी पोजीशन पे आ गया, आपका रेस्ट पोजीशन पे। अब पानी इस होल से ऐसे तो बाहर निकल नहीं सकता। ठीक है, तो इस पोजीशन में आने के बाद वाटर क्या होगा, इस होल से बाहर निकलना, या जो भी लिक्विड है आपका इस होल से बाहर निकलना रुक जाएगा। तो यहाँ पे आपकी V2 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आपकी ऑब्वियस ही बात है, जब लिक्विड ही बाहर नहीं आएगा तो वेलोसिटी कितनी हो गई, V2 की 0 हो गई। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि जब मेरे पास V2 की वेलोसिटी 0 हो गई तो मुझे V1 की वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, कहाँ पे,
पहले पोर्शन के अंदर और दूसरे पोर्शन के अंदर अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे, जिसमें आपके पास V2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो बर्नौलीज इक्वेशन अपनी क्या कहती है, जो आपके पहले पोर्शंस में जो फोर्स लगती है, मतलब जो P है, मतलब बर्नौलीज इक्वेशन आपकी क्या होती है, PA प्लस हाफ रो V का स्क्वायर प्लस रो GH, जो कि किसके बराबर होता है, 0। तो एक पोर्शन के लिए आपके ये होती है, मतलब अगर आपके पास दो पोर्शन है तो P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इजिकल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर रो GH2। ठीक है, तो अपन ने क्या करा है, दोनों तरफ बर्नौलीज लगा दी और दोनों को आपस में बराबर कर दिया। तो PA तो क्या है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाफ V1 का स्क्वायर है, मतलब वेलोसिटी आपकी क्या है यहाँ पे V1 का स्क्वायर है आउटफ्लो के लिए, और आपके पास यहाँ पे हाइट कितनी है, y1 है। ठीक है, आप इसको ऐसा समझो कि आपके पास सारी जो 1 वाली टर्म्स है वो आपकी किसकी लेफ्ट हैंड पर लिखी है अपन ने, और जो राइट वाली टर्म्स है जिसमें से 2 था, P2 था। अब P2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है, P है, तो आपने वैल्यू क्या उठा के रख दी, P उठा के यहाँ पे पुटअप कर दी। P1 की वैल्यू कितनी थी, PA थी, तो अपन ने वो वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी है। वेलोसिटी कितनी थी, अभी अपने पास V1 थी और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, V2 थी, जो कि अपन ने कितनी कंसिडर करी है, यहाँ पे 0 मान ली है। तो जब आप इसमें V2 की वैल्यू 0 रखोगे तो 1/12 मतलब 1/12 रो, ये कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये टर्म क्या होगा आपका यहाँ पे हट जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, रो GY का Y2, मतलब रो GY2 आपके पास बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या करा, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को उठा के राइट हैंड की तरफ ले आया। ठीक है, इस तरीके से। अब मेरे को पता है कि मेरे पास इसमें से एक तो ये रो जी इसमें कॉमन आ रहा है और रो जी इसमें कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या करा, दोनों में से रो जी को कॉमन निकाल लिया, तो ये कितना बचा, y2 माइनस y1 मेरे पास यहाँ पे बच जाता है। अब वो y2 माइनस y1 की वैल्यू देखूँ तो वो कितनी आएगी, h आएगी बच्चों। वो कैसे आई, पूरी हाइट कितनी है, y2 है, यहाँ से लेकिन यहाँ तक की हाइट कितनी है मेरे पास, y1 है। अगर इसमें से यहाँ तक की हाइट घटा दूं, जो कि आपके पास कितनी है, y1 है, तो रिमेनिंग कितनी बची आपके पास, रिमेनिंग हाइट आपके पास कितनी बनी, h। तो y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, यहाँ पे h आ जाती है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें, इस वैल्यू को उठा के अपन ने कहाँ पुटअप कर दिया, जो आपके पास ये चीज़ थी इसी जगह मैंने क्या लिख दिया, h लिख दिया। अब मुझे यहाँ से v1 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आएगी, आप 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और रो को नीचे भेज दो, तो v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 रो GH प्लस P माइनस P डिवाइडेड बाई O रो। और आपको v1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कर दोगे, इसका अंडर रूट डाल दोगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा, किसके लिए, जब आपके पास क्या हो, आउटफ्लो हो, आपको यहाँ पे आउटफ्लो निकालना हो। ठीक है, तो इसे अपन कहते हैं टर्शली तो अपन इसको कहते हैं टर्शली लॉ ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है बच्चों, वो है अपना वेंचुरीमीटर। तो चलिए उसको भी यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर बेसिकली आपका क्या होता है, डिवाइस होता है जो आपका क्या मेजर करने के काम में आता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप। आपका जो ये डिवाइस है आपका रेट ऑफ फ्लो निकालने के काम में आता है लिक्विड का, किसके अंदर, पाइप के अंदर से। और ये आपकी किसकी एप्लीकेशन है, बर्नौलीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। इसको अपन क्या, वेंचुरीमीटर को अपन किस नाम से भी जानते हैं, फ्लोमीटर भी कहते हैं और वेंचुरी ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अगर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, दो आपके पाइप्स होते हैं, एक का डायमीटर क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और एक का डायमीटर आपका क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और इसी के साथ अपन क्या कनेक्ट करते हैं, एक मैनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये डिवाइस आपका बेसिकली रेट निकालने के काम में आता है। अब इसके थोड़ा सा अगर अपन डायग्राम देखें यहाँ पे, तो डायग्राम में क्या है, ये आपका पाइप है जिसमें से आपको वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से। और वाटर पे इस वाले फेस पे कितना प्रेशर लग रहा है, P1 प्रेशर लग रहा है। और इस वाले फेस पे जो एरिया है वो कितना है आपके पास, A1 है। जब वाटर, मतलब वाटर कह लो या कोई भी लिक्विड आप अगर लेते हो, लिक्विड की आपकी रेट ऑफ फ्लो निकालने के काम में आता है। ठीक है, तो लिक्विड भी आप बोल सकते हो, आप कोई भी लिक्विड ले रहे हो। जब अपन इसमें से क्या करेंगे, जब ये आपका लिक्विड इस पाइप के अंदर जाएगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका एरिया A1 से चेंज होकर कितना हो रहा है, A2 हो रहा है। जो प्रेशर आपका P1 लग रहा था वो चेंज होकर कितना हो रहा है, P2 लग रहा है। और यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है V1 से चेंज होकर कितनी हो गई, V2 हो गई। इसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या करा, एक इसमें मैनोमीटर
यहाँ पे ऐड कर दिया। मैनोमीटर की क्या है, जो इधर का लिक्विड था उधर के लिक्विड से हाइट कितनी है आपके पास h है, और इसके अंदर जो लिक्विड फिलअप है उसकी डेंसिटी कितनी है आपकी यहाँ पे रो m है, और ये जो आपने लिक्विड लिया है इस वेंचुरीमीटर के अंदर इसकी डेंसिटी कितनी है आपके पास यहाँ पे रो है। तो अब थोड़ी सी आप लैंग्वेज की बात यहाँ पे समझो। लैंग्वेज में मैंने क्या बोला है कि आपके पास यहाँ पे क्या लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है, रो है, और वो आपको कैसे फ्लो कर रहा है, हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके लिए इससे पहले अपन ने एक बात करी कि यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इस लिक्विड के लिए कितनी होगी, A1V1 बराबर A2V2। ठीक है, यहाँ से अगर मैं A2 बाय अपन ने क्या करा, A2 को इसके नीचे लिया है और V2 को इसके नीचे भेज दिया, मतलब एरिया को एक तरफ कर लिया और आपने वेलोसिटीज को एक तरफ कर लिया। तो A1 बाय A2 आपकी किसकी वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे V2 बाय V1 की वैल्यू अपने को मिल जाती है। अब मैंने क्या करा, दोनों फेसेस पे बर्नौलीज इक्वेशन लगा दी। बर्नौलीज इक्वेशन इसमें लगाऊंगा तो देखो प्रेशर कितना था, P1 था, और ये वेलोसिटी कितनी थी काइनेटिक एनर्जी के लिए V1 स्क्वायर थी, मतलब V1 थी। तो क्या हो गया, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, और हाइट आपकी है नहीं, यहाँ पे आपकी कोई हाइट गिवन नहीं है, तो यहाँ पे रो GH की जगह जो h की वैल्यू होगी आपकी अपन कितनी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 0 कंसिडर कर लेंगे दोनों केसेस के अंदर, क्योंकि दोनों के अंदर ही अपने को हाइट इसके अंदर गिवन नहीं होती है। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन आपकी जो होती है उसमें जो रो GH आपका आता है, नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियोस में बर्नौलीज इक्वेशन देख लेना पहले कि बर्नौलीज इक्वेशन होती क्या है, उसी की एप्लीकेशन है। तो वहाँ पे जो h की वैल्यू आती है दोनों केसेस के अंदर अपने पास कितनी है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखता था रो V1 का स्क्वायर कर दिया और इधर रो V2 का स्क्वायर कर दिया। अब मैंने P वाले टर्म्स को तो एक तरफ कर लिया और इस टर्म को मैंने एक तरफ भेज दिया। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, इसमें 1/2 रो कॉमन आ रहा है, इसमें 1/2 रो कॉमन आ रहा है, तो मैंने वो क्या करा बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे क्या रह गया V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब मैं V2 के स्क्वायर माइनस V1 के स्क्वायर में से क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, V1 कॉमन निकाल रहा हूँ। V1 ही क्यों कॉमन निकाल रहा हूँ बच्चों, V2 क्यों कॉमन नहीं निकाला, उसका एक रीज़न है। आप इसमें से V1 का स्क्वायर बाहर निकाल लो तो इधर कितना बच जाएगा, V2 बाई V1 का स्क्वायर। V2 बाई V1 का स्क्वायर क्यों बचेगा भाई, जब आप इसको वापस V1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो V1 के स्क्वायर से V1 का स्क्वायर कट जाएगा और मुझे वापस क्या मिल जाएगा, V2 का स्क्वायर मिल जाएगा। और इधर तो अपना क्या बच रहा है, 1 बच ही रहा है। ये इसलिए करा क्योंकि V2 बाई V1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, A/2 है। ठीक है, तो मैं V2 बाई V1 का मतलब जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू की जगह मैं क्या रख दूंगा, A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 का स्क्वायर। तो वो अपना नेक्स्ट स्टेप है, तो चलो उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखो फिर अपन ने क्या करा, इसके अंदर अपने पास ये वैल्यू आई थी, तो अपन ने जो आपकी वैल्यू थी V2 स्क्वायर माई V1 का स्क्वायर, तो उसमें मैंने क्या पुट कर दी, A1 का स्क्वायर डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर -1। अब मेरे पास क्या है, जो वो ट्यूब थी नीचे, आपने कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया था, उसमें जो आपके पास ये जो ट्यूब थी जो इससे इस तरीके से कनेक्टेड थी, उसके अंदर आपको जो लिक्विड था उसकी कितनी हाइट थी, h हाइट थी, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी थी, ये थी। तो मैं क्या मान लूँ कि जब मेरे पास हाइट कितनी हो 2 मैनोमीटर के आर्म्स के अंदर, वो कितनी है आपके पास यहाँ पे HM है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो P प्रेशर होता है H रो G होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने लिक्विड एग्जर्ट लिक्विड कॉलम एग्जर्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, उस वाले टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो P होता है वो आपका कितना होता है, रो GH के बराबर होता है। और यहाँ पे जो अपने पास टोटल प्रेशर है वो क्या है, P1 माइनस P2 है। तो यहाँ पे मैंने उसको किसके बराबर कर दिया, रो, आपके पास हाइट तो कितनी है यहाँ पे h है, और आपके पास डेंसिटी कितनी है, रो m है, और ये आपने क्या कर दिया, g से आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या करा, P1 और माइनस P2 की जो वैल्यू थी यहाँ पे आपकी, इसने आपने यहाँ पे क्या करा, इसकी वैल्यू को पुटअप कर दिया। P1 माइनस P2 की जो वैल्यू आई है आपके पास निकल के, उसको आपने क्या करा, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी। ठीक है, इससे क्या होगा, अपने को भी निकालना V1, इसको V1 की वैल्यू निकालने की, जो वेलोसिटी है वो कितनी रही होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो मैं इसकी V1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, इन सब सारे जितने भी टर्म्स है उसको उस तरफ ले जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं 2 को लेके जाता हूँ। ठीक है, 2 को जैसे मैं लेके गया, वहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे आपका ध्यान से देखो 2HMG, और फिर अपन रो ऊपर मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा।
अब A2 को ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऊपर डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला टर्म उठ के एज इट इज क्या आ गया, नीचे आ गया, तो ये V1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब V1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, √2H रो एम जी डिवाइडेड बाय रो इंटू A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आती है बच्चों लोग, V1 की वैल्यू निकल के आती है। अब क्योंकि आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बात करी थी कि जो A1 है वो V1 A2 V2 के बराबर है। अब चाहे आप इसकी वैल्यू उठा के इसमें डालो या इसकी वैल्यू उठा के इसमें डालो, ये दोनों वैल्यूज क्या है, वेलोसिटी इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू चाहे V1 हो या V2 हो, वैल्यू आपके पास क्या आएगी, दोनों की सेम आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो बच्चों कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अपना सरफेस टेंशन। तो चलिए उसके बारे में बात अपन कर लेते हैं। सरफेस टेंशन स्टार्ट करने से पहले अपनी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है वो आती है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स बच्चों क्या होती है, आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो सेम पार्टिकल्स के बीच में लगती है। जैसे अगर एक एग्जांपल की बात करें, आपने क्या लिया, एक सॉलिड लिया। अब सॉलिड क्या हुआ है आपके पास, अगर दो पार्टिकल में सॉलिड के लिए तो दोनों ही पार्टिकल आपके क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब कोहेसिव फोर्स क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो किसके अंदर लाई करती है, आपके सेम पार्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर या सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के अंदर लाई करती है। जैसे अगर दो लिक्विड के पार्टिकल उठाए तो लिक्विड दोनों पार्टिकल किसके हैं, लिक्विड के हैं, सेम सब्सटेंस हो गया। तो ऐसी फोर्स जो आपके सेम सब्सटेंस के बीच में लगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो आपके सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, उसे अपन क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आता है अपना एडेसिव फोर्स। तो एडेसिव फोर्स की होती है आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो आपके क्या लगे, दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में लगे। जैसे आपने एग्जांपल लिया, एक तो आपके पास सॉलिड सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है और एक आपके पास क्या है, लिक्विड सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है। तो ये आपके क्या हो गए, दो अलग अलग सब्सटेंस हो गए। तो ये दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में लगने वाली फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, एडेसिव फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बच्चों बात करें तो आप ले लो पेन और इंक का एग्जाम्पल। जो पेन होता है उसके अंदर जो इंक होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म जब आप जो पेन होते हो कॉपी के ऊपर या किसी भी पेपर के ऊपर चलाते हो तो वो क्या करती है, उसके ऊपर प्रेशर लगाती है, जिससे जो पेपर के आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका अट्रैक्शन किससे होता है, वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी उसे अपन क्या बोलेंगे, एडेसिव फोर्स कहते हैं। इसके बाद अपने पास क्या आती है, आपकी मॉलिक्यूलर रेंज आती है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट सम एप्लीकेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होती है, मॉलिक्यूलर रेंज का मतलब क्या होती है, ये आपका क्राइटेरिया होता है मॉलिक्यूल का जहां तक वो क्या कर सकता है, किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा सकता है। और अगर लिक्विड की और सॉलिड की अगर अपन बात करें तो ये आपको कुछ इस ऑर्डर के अंदर है, 10⁻⁹ मीटर, जो आपका बहुत काफी ज्यादा छोटा एक अमाउंट होता है कि जो मॉलिक्यूल है अपनी दूसरे पार्टिकल के ऊपर कितनी डिस्टेंस तक फोर्स लगा सकता है, 10⁻⁹ मीटर के क्राइटेरिया के अंदर आपका जो पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है। इसके बाद दो छोटी छोटी सी और टर्म्स है इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो वो होती है आपकी स्फीयर ड्रॉन अराउंड अ मॉलिक्यूल एज अ सेंटर एंड विद अ रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब जो आपका क्राइटेरिया होता है जहां तक आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है कुछ इस तरीके से। इसको जो अपन पकड़ के एक सर्किल से बना देते हैं वो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अपन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है आपकी सरफेस फिल्म। ये क्या होती है, आपकी एक थिन फिल्म होती है लिक्विड की जो आपके सरफेस के क्या हो, इक्वल, मतलब सरफेस के आपकी जो सरफेस होती है लिक्विड के उसके पास में बनती है, जिसकी आपकी जो थिकनेस होती है वो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होती है। मतलब आप जी देखोगे ना तो इस मॉलिक्यूल के मतलब बाहर की तरफ जो फिल्म बनेगी ये वाली लिक्विड के, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सरफेस फिल्म कहेंगे। ठीक है, ये क्या होती है, जो आपका मॉलिक्यूल होता है उसके आउटर साइड की तरफ जो आपकी फिल्म बनती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म कहते हैं। और आपके जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या कहलाता है, जो मॉलिक्यूल्स को जो फोर्स एक्सर्ट करने का क्राइटेरिया होता है, जहां तक वो फोर्स एक्सर्ट करता है उस क्राइटेरिया को अपन क्या पकड़ लेते हैं, यहाँ तक
ठीक है, तो उस क्राइटेरिया को अपन जो सर्किल से डिनोट करते हैं, एक स्फीयर से डिनोट करते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अपन कहते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका सरफेस टेंशन। तो चलिए उसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आपकी क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय virtue of which the free surface of a liquid at rest behave like an elastic stretch membrane tending to contact so as to occupy minimum surface area। मतलब जब आपका वाटर क्या हो, रेस्ट के ऊपर हो, जैसे आपने भी बहुत बार करा होगा, जब अपन किसी कंटेनर के अंदर वाटर फिलअप कर देते हैं और फिलअप करने के बाद वाटर बिल्कुल स्टेबल रहता है, रेस्ट पोजीशन के ऊपर रहता है, और जब अपन उसके ऊपर कोई ऊपर से कोई चीज ऐसे ड्रॉप करते हैं, जैसे आपने बकेट ली, बकेट के अंदर क्या करा है, वाटर पानी मतलब भर के रख दिया, और उसके ऊपर आप क्या करोगे, कोई चीज इस तरीके से डालोगे तो आपने देखो वो वेव्स बन जाती हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, आपकी वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें वाटर आपको कैसा बिहेव करता है, इलास्टिक स्ट्रेच की तरह, मतलब इलास्टिसिटी आपकी वाटर में जनरेट होती है। ठीक है, मतलब वो उसकी क्या हो जाती है, आपकी मतलब स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की बात करेंगे, आप एक बकेट लेना, बकेट के अंदर अपन ने क्या किया, अभी इसके अंदर पूरा यहाँ तक वाटर फिलअप कर दिया। वाटर फिलअप करने के बाद जैसे ही अपन इसको ऊपर से स्टोन डालेंगे तो यहाँ पे आप स्टोन अंदर तो जाएगा, लेकिन उस पे क्या होगी, एक फोर्स लगेगी, वो क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा, जिसकी वजह से उसकी क्या बन जाएंगी, उसके वाटर के चारों तरफ वेव्स बन जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, जो वाटर के अंदर फोर्स लगती है, जो इलास्टिक फोर्स लगती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। और जो आपकी जो ये फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा ही आपकी जो रिंग्स होती हैं वो क्या बनती है, बड़ी बड़ी बनती हैं। जैसे आप एक इतना सा पत्थर अगर आप किसी पॉन्ड के अंदर फेंकोगे तो बहुत छोटी सी रिंग बनेगी। ठीक है, अगर अपन कुछ इस साइज का अगर जो आपका स्टोन है वाटर के अंदर फेंकते तो वो रिंग्स भी क्या होंगी, काफी ज्यादा बड़ी बनेंगी। तो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होती है, लेंथ इंक्रीज होती है। तो अब जैसे मैं यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाता हूँ तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगाता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ सरफेस टेंशन कांस्टेंट, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू कितनी आती है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो यहाँ से सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मेरे पास बच्चों कितना बन जाता है, फोर्स अपॉन लेंथ अपने पास फॉर्मूला बन जाता है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो सर्विस टेंशन की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की तो न्यूटन और लेंथ की मीटर। तो क्या यूनिट बन गई आपकी सर्फेस टेंशन की, न्यूटन पर मीटर। एसईजीएस यूनिट की अगर अपन बात करें तो वो होती है डाइन पर सेंटीमीटर। और डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन की बात करें तो देखो फोर्स की होती है m1 l1 t-2 और आपकी लेंथ की होती है l। तो जब आप लेंथ से इसको डिवाइड करोगे तो l से l क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको डायमेंशन क्या बची, m1 t-2 आपकी डायमेंशन बच जाती है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का अपने को फॉर्मूला क्या याद करना है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद जो अपना बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपकी सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो उसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपकी सरफेस एनर्जी। डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो सरफेस एनर्जी क्या होती है, द एक्स्ट्रा एनर्जी पॉज्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस फ्लेम ऑफ यूनिट एरिया कंपेयर टू द मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। मतलब इसकी अगर फॉर्मूला आप देखोगे तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। आप इसको एक एग्जांपल से समझो, अपन ने क्या करा, एक वायर फ्रेम लिया जो कि आपका क्या है, एबीसीडी है, इसको अपन ने क्या करा, एक सोप के सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, सोप सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो इसकी एक फिल्म बन जाएगी टू सरफेस की। एक सरफेस तो इसका इस तरफ होगा, मतलब इस तरीके से फिल्म बन जाएगी रेक्टेंगुलर, एक सरफेस तो आपका ये एक फेस तो ये वाला बनेगा और एक फेस आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये वायर फ्रेम है, अब मैंने आपको क्या बोला था, जो आपकी लिक्विड होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्ट्रेचेबल होती है। तो ये वायर फ्रेम आपका था यहाँ पे ए डैश बी डैश, मतलब आपका इतना था। तो ये वायर फ्रेम आपका क्या करेगा, इसको अपने अंदर की तरफ क्या करेगा, यहाँ पे जो सोप का आपका सॉल्यूशन होगा इस वायर फ्रेम को अंदर की तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे जो आपकी फोर्स लग रही है जिसकी वजह से आपका वायर फ्रेम क्या है, अंदर की तरफ आ गया है। कौन सी पोजीशन से, ए डैश बी डैश पोजीशन से अंदर की तरफ आ गया है। वो मैं कितना आया है आपका, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस अपनी हुई है वो कितनी हुई है, एक्स हुई है।
ठीक है, वर्क डन निकालेंगे, फोर्स आपकी क्या लग रही है, वापस ले जाने में आपको कितना लगना पड़ रहा है कि दुगनी फोर्स लगानी पड़ रही है। जैसे कि आपने इसको बाहर की तरफ खींचोगे तो आपको 2 सिग्मा तो यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ेगी, और आपकी जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ पे एल लेंथ का आपका ये पूरा रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। इसके बाद आप देखो, मैंने क्या बोला कि ए बी आपका क्या हो रहा है, आपका बाहर की तरफ मूव हो रहा है, डिस्टेंस कितनी है एक्स से, और पोजीशन आपकी कितनी हो रही है, ए डैश से बी डैश तक आपकी आ जाती है। मतलब आपने इसको डिप करा पानी के अंदर, पानी में डिप करने के बाद ये जो थोड़ा सा वायर फ्रेम था सॉल्यूशन की वजह से क्या हो गया, अंदर चला गया। तो आप इसको क्या कर रहे हो, वापस फोर्स लगा के क्या कर रहे हैं अपन, बाहर निकाल रहे हैं, और फोर्स कितनी लगानी पड़ी है, डबल लगानी पड़ी है। 2 क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि 2 फेस हैं आपके फिल्म के अंदर, एक आपका डाउनवर्ड वाला होगा, एक आपका अपवर्ड वाला होगा। मतलब एक तो इधर फ्रेम के इस तरफ बनेगा और एक फ्रेम के इस तरफ बनेगा। ठीक है, जैसे बबल होता है ना, जैसे बबल में इनवर्ट फेस होता है और आउटवर्ड फेस होता है, वैसे आपकी फिल्म के 2 फेस होते हैं, एक इधर होता है और एक आपका इधर होता है। ठीक है, वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी है अपने पास, 2 लैम्डा, सॉरी 2 सिग्मा एल, और डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, एक्स। तो 2 सिग्मा एल इंटू एक्स आपके पास क्या हो गई, यहाँ पे फोर्स हो गई। अब सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, अगर ध्यान से देखो तो आपका एरिया भी कितना है, मतलब लेंथ तो 2L और एरिया कितना है, एक्स है। तो सरफेस एरिया आपका कितना हो गया, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, 2L इंक्रीज होगी, जब फोर्स डबल लग रही है तो लेंथ भी क्या हो गई आपकी, जो ये साइज है वो आप भी आपका क्या हो गया, डबल हो गया। तो लेंथ भी कितनी इंक्रीज हो रही है, 2L तो आपकी लेंथ हो रही है, और आपके पास जो यहाँ से ब्रेथ है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, एक्स आपकी ब्रेथ इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, एल इंटू बी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी हो गई, 2L लेंथ, और आपकी ब्रेथ कितनी हो गई, एक्स हो गई। तो आपके पास कितना निकल के आया, 2LX आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है किसका, इंक्रीज इन सरफेस एरिया का। अब सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वर्क डन कैलकुलेट कर ही लिया है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया कैलकुलेट अपन ने कर लिया है। तो क्या करना है, वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में रखना है। तो वर्क डन की तो वैल्यू कितनी है, 2LX सिग्मा, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2LX। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, एल से एल कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये आपके पास कितना बचती है, सरफेस एनर्जी सिग्मा बचती है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, जो सरफेस टेंशन होता है वो भी आपके पास सिग्मा होता है, और सरफेस एनर्जी होती है वो भी बच्चों क्या होती है, सिग्मा होती है। तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। जो आपके लिक्विड का सरफेस टेंशन होगा वही आपके लिक्विड की क्या होगी, सरफेस एनर्जी होगी। ये बात अपन ने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दी है। वो कैसे करी, क्योंकि सरफेस टेंशन को भी आप सिग्मा से डिनोट करते हो, और इसको भी आप क्या करते हो, सिग्मा से डिनोट करते हो। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर आपका कितना एक्सेस प्रेशर होता है उसको अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करी, एक लिक्विड ड्रॉप कंसिडर करी जिसका आपके पास रेडियस कितना है, आर है ना, इनर रेडियस, डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और जो उस पर एक्सेस प्रेशर लग रहा है वो आपको कितना लग रहा है, पी लग रहा है। मैं क्या मानता हूँ कि जो ड्रॉप है इस पे जो प्रेशर लग रहा है इसकी वजह से इसका जो साइज है इतने से थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, जो डॉटेड लाइन देख रहे हो आप वो क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। इनिशियल तो कितना था, इतना था, और एक्सटेंड हो गया कितना हो गया, इतना हो गया। तो मैं एक्सटेंशन मान रहा हूँ बिल्कुल छोटा सा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे डी आर कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इनिशियल तो कितना था, जब मेरी बॉल इतनी, मतलब मेरे ड्रॉप इतनी थी 4 पाई आर स्क्वायर थी, लेकिन क्योंकि मेरी बॉल का जो प्रेशर लगने की वजह से जो प्रेशर होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो स्फीयर का साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं कितना मान रहा हूँ कि इनिशियल तो कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाइनल कितना है 4 पाई आर प्लस डी आर। मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, आर से आर प्लस डी आर इंक्रीज हो रहा है। इसलिए अपन जो फाइनल वाला है, जो डॉटेड वाला आपको दिख रहा है ना, इसकी आप क्या लोगे, जो रेडियस लोगे वो कितना लोगे, आर प्लस डी आर का स्क्वायर आप यहाँ पे लेते हो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ये ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो आप इसको ओपन कर दोगे तो आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर डॉट आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। अब क्या होता है कि जो ये डी आर है ना आपके पास, ये क्या बहुत ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो उसको अपन क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आप जब 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई डी आर डॉट आर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए मतलब जो टोटल सरफेस एरिया है उसको निकालना है कि भाई टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ।
तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फाइनल वाला आया उसमें से मैं क्या माइनस कर देता हूँ, इतना मैं माइनस कर देता हूँ। तो मैंने क्या करा, जो ये आपकी वैल्यू आई थी इसमें से कितना माइनस कर दिया, 4πr² को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो 4πr² से 4πr² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास कितना बचा, 8πr.dr। अब यहाँ पे अपन क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं। वर्क डन देखो कौन से वाले फॉर्मूले से निकाला, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पिछली वीडियो में पढ़ाई है, फटाफट से बताओ। वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया। तो अपन ने क्या करा, वर्क डन निकालना था तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा आपके पास, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। अब जो सरफेस एनर्जी है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सरफेस टेंशन भी कह सकता हूँ, क्योंकि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी क्या होती है, दोनों सेम चीज होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना वर्क डन के लिए, मेरे पास सरफेस एनर्जी इनटू इंक्रीज इन एरिया। अब कितना एरिया इंक्रीज हो रहा है वो मैंने ये निकाल ही लिया, तो इसके अंदर मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, सरफेस एनर्जी के साथ सरफेस टेंशन आपके क्या होता है, सिग्मा होता है। तो 8πr.dr के अंदर मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिग्मा का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे ये क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी अपन छोटा सा एक स्टेप और करते हैं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो ये वर्क डन होता है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब मैं इसके अंदर वर्क डन के अंदर वैल्यू पुट अप करके यहाँ से प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा। तो चलिए देखते हैं वो अपन यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है कमेंट करके मुझे बताना, मैं बिल्कुल आपका प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व करूंगा। डाउट के अंदर बिल्कुल मत रहना, ठीक है। तो इसके बाद का स्टेप भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों अपन ने क्या करा, क्योंकि अपन जानते हैं वर्क डन का आपका फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स आपके पास कितनी है यहाँ पे, अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूं, क्योंकि मुझे प्रेशर गिवन है, प्रेशर का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला कितना बन गया, P इंटू ए। आपके पास किसके लिए फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, प्रेशर के लिए, मतलब फोर्स के लिए फॉर्मूला बन जाता है। डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक कितनी इंक्रीज हो रही है, dr इंक्रीज हो रही है। तो dr अपन यहाँ पर रख देते हैं। ए क्या था आपका, एरिया कितना इंक्रीज हो रहा था, 4πr²। अपन ने जब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करा था, मतलब इसके एरिया में से इसके एरिया को माइनस करा था, तो अपने को क्या मिला था, मतलब जो इनिशियल जो एरिया है ना आपका, तो वो समझो जो इनिशियल एरिया है इस वाले का, अंदर वाले का, वो कितना है, 4πr² है। तो एरिया अपन ने वो वाला यहाँ पे कंसिडर करा। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने इसको सरफेस टेंशन के बराबर, उसमें अपन ने सॉरी इसकी जो वैल्यू थी वर्क डन की कितनी थी, 8πr.dr.सिग्मा, इसके कंपेयर कर दिया। तो देखो P अपने को कैलकुलेट करना है, E की वैल्यू अपन ने 4πr² डाल दी, dr आपकी डिस्टेंस है, तो dr से तो dr कैंसिल हो गया, r से r² कैंसिल हो गया, 4π से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया आपके पास, 2 बच जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आती है, P इज 2π/r। आपके पास क्या आ जाती है, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आ जाती है कि इतना प्रेशर आपके लिक्विड ड्रॉप के अंदर लगता है। अगर यही चीज अगर मैं सोप के अंदर निकालूं, तो सोप के अंदर खाली इतना सा डिफरेंस आता है, क्योंकि सोप के कितने फेस होते हैं आपके, 2 फेस होते हैं। तो आप क्या कर देना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो P इज कितना आ जाएगा, ये किसके लिए आता है आपके पास, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। अभी ऊपर वाली अपन ने किसके लिए बात करी थी, लिक्विड के लिए बात करी थी, कि लिक्विड ड्रॉप, वाटर ड्रॉप के अंदर आपको कितना प्रेशर लगता है। सोप में क्या होता है, वाटर के कंपैरिजन में 2 फेसेस होते हैं। तो जो वाटर की इक्वेशन आई है उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अपने पास बच्चों क्या निकल जाती है, सोप के लिए निकल जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, चलिए उसके बारे में यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होती है आपकी, बेसिकली फिनोमिना होता है। तो इसकी बात करने से पहले अपन कैपिलरी का मतलब समझते हैं। तो कैपिलरी आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्कुल फाइन, मतलब आपकी जो हेयर के साइज जितनी जो आपकी ट्यूब होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, बिल्कुल पतली ट्यूब जो होती है उसे अपन कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब अपन कहते हैं। कैपिलरिटी आपका क्या होता है, बेसिकली फिनोमिना होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें, द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। ये आपका क्या होता है, फिनोमिना होता है जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर लिक्विड को राइज कराता है। ये जो फॉल करने का जो फिनोमिना होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। इसमें एक अपन फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जिसे अपन एसेंट फॉर्मूला कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके अंदर अभी आपने क्या करा था, एक आपने यहाँ पे कंटेनर लिया जिसमें आपने एक ट्यूब ली,
ठीक है क्या, ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस कितना है आपका स्मॉल आर है, और आपकी जो सरफेस टेंशन है लिक्विड का वो कितना है यहाँ पे सिग्मा है, और आपकी जो लिक्विड है वो उसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो आउटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है अपने पास यहाँ पे कैपिटल आर है। चार चीजें बोलिए ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप सॉरी रेडियस आपकी ट्यूब का कितना है स्मॉल आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कैपिटल आर है, जो आपका सरफेस टेंशन है वो सिग्मा है, और जो वाटर की डेंसिटी जो लिक्विड की डेंसिटी वो कितनी है, रो है। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला भी निकाला था मैंने 2 सिग्मा वाई, आपने क्या निकाला था, कैपिटल आर निकाला था। अब क्योंकि मैं क्या मानता हूं, ये जो डायग्राम बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका आउटर होगा इस तरीके से, और इनर आपका क्या है, रेडियस है, तो इनर तो रेडियस आर तो आपका ये है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है यहाँ से लेके जो यहाँ तक का है वो आपका कैपिटल आर है। तो मैं क्या मान रहा हूँ, ये आपका कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है जिसका एंगल इधर थीटा मान लेते हैं, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। अब यहाँ से क्योंकि ये एंगल आपका रेडियस के साथ थीटा बना रहा है, तो इसको मैं क्या कर लूंगा, रिजोल्व कर लूंगा, जो कि जब भी आपको कोई एंगल रेडियस के साथ थीटा बनाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू इससे कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है मेरे पास आर है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, कैपिटल आर है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा वो कितना बन गया, कॉस थीटा का आर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इस वैल्यू को उठा के अपन कहाँ रख देंगे, इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर जब अपन ये वैल्यू रखते हैं तो कितनी आती है अपने पास, पी की वैल्यू पी सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर अपने पास वैल्यू आ जाती है। अब क्योंकि अपन ने लिक्विड की वजह से कॉलम की वजह से यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो अपन ने पी का फॉर्मूला कितना पढ़ा था, एच रो जी। ये वाली जो वैल्यू है आप उठा के यहाँ डाल दोगे तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, इसकी एच की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और ये एच की जो लिए फॉर्मूला अपन बनाते हैं इसे अपन क्या बोलते हैं, एसेंट फॉर्मूला कहते हैं, जिसके अंदर जो आपका एच होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, ट्यूब के रेडियस के, लिक्विड की डेंसिटी के, और आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लिक्विड के, जो भी आपका लिक्विड ले रहा है उसके सरफेस टेंशन के। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो में किसी तरह का बच्चों कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर वीडियो में कोई भी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को जरूर से हिट करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहां आप ज्वाइन हो सकते हैं। जितने भी अपने चैप्टर्स पढ़े हैं और जो अपन टॉपिक पढ़ते हैं उसके आप रिटर्न नोट्स मेरे से वहां पे कलेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह का बच्चों कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक की अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, किसी भी आपके क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे से वहां पे कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।